सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं मोनिका चावला हिंदी की कक्षा 9वीं में एवं अपने YouTube चैनल हिंदी ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपकी सितंबर की परीक्षाएं जो है वो नजदीक आ चुकी हैं। सितंबर की परीक्षाओं का जो सिलेबस है वो आपको स्कूल से ही प्राप्त होगा। ठीक है ना। जो सिलेबस है यानी कि पाठ्यक्रम और जो डेट शीट है वो भी आपको स्कूल से ही मिलेगी, तो आप वहां से वो ले सकते हैं। ठीक है। और प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा सिलेबस में क्या क्या आना है। फर्स्टली जो है हमारा सिलेबस स्टार्ट होता है अपठित गद्यांश एवं अपठित काव्यांश से। ठीक है ना। अपठित है जिसे आपने पहले पढ़ा नहीं हुआ, ऐसा स्टेंजा। ठीक है। तो फर्स्टली मैं आपको बताऊंगी, आज हम दोहराई कार्य करने जा रहे हैं। सितंबर परीक्षा के लिए दोहराई करने जा रहे हैं, इसलिए हमारी रिवीजन जो है वो आज से शुरू हो चुकी है। ठीक है ना। रिवीजन के दौरान मैं आप सभी को पहले कराऊंगी अपठित गद्यांश, अपठित काव्यांश और एक ग्रामर का हम टॉपिक करेंगे संवाद। टोटल मिला के 3 मार्क्स का आएगा आपका अपठित गद्यांश, अपठित पद्यांश भी आएगा आपका 3 मार्क्स का, संवाद आएगा आपका 5 अंक का। ठीक है ना। तो टोटल मिला के 11 अंक का जो है रिवीजन आज हम पूरी करेंगे। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। ये गद्यांश है पहला हमारा। आप कोई भी गद्यांश उठा सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो। ठीक है। आप नेट की हेल्प ले सकते हैं। अगर आपके पास ग्रामर की बुक अवेलेबल है तो आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। कोई 8th की बुक आपके पास पड़ी है, उसमें कोई गद्यांश अगर में आपको मिलता है तो आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है बेटा। देखो जैसे कि इसमें है, ये बताया गया है, सहयोग एक प्राकृतिक नियम है, यह कोई बनावटी तत्व नहीं है। प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक व्यक्ति का काम आंतरिक सहयोग पर अवलंबित है। अवलंबित मतलब टिका हुआ है। किसी मशीन का उसके पुर्जों के साथ संबंध है। यदि उसका एक भी पुर्जा खराब हो जाता है तो वह मशीन चल नहीं सकती। किसी शरीर का उसके आंख, कान, नाक, हाथ, पांव आदि पोषण करते हैं। किसी अंग पर चोट आती है, मन एकदम वहां पहुंच जाता है। पहले क्षण आंख देखती है, दूसरे क्षण हाथ सहायता के लिए पहुंच जाता है। इसी तरह समाज और व्यक्ति का संबंध है। जब हमें चोट लगती है तो सर्वप्रथम हमारी ही आंखें उन्हें देखती हैं, हमारी ही जो हाथ है उस चोट को स्पर्श करते हैं ना। समाज शरीर है तो व्यक्ति उसका अंग है। जिस प्रकार शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अंग परस्पर सहयोग करते हैं, उसी तरह समाज के विकास के लिए व्यक्तियों का आपसी सहयोग अनिवार्य है। अनिवार्य होता है जरूरी। शरीर को पूर्णता अंगों के सहयोग से मिलती है, समाज को पूर्णता व्यक्तियों के सहयोग से मिलती है। मतलब एक समाज पूरा तभी होगा जब उसमें ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों का सहयोग होगा। प्रत्येक व्यक्ति जो कहीं पर भी है अपना काम ईमानदारी और लगन से करता रहे तो समाज कैसा रहता है, फलता फूलता रहता है। ठीक है ना। देखो समाज कैसे फलता फूलता है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, समाज कैसे फलता फूलता है। समाज जो है हर व्यक्ति की लगन से, मेहनत से और ईमानदारी से फलता फूलता है। शरीर के अंग कैसे सहयोग करते हैं। शरीर के अंग शरीर को स्वस्थ रखने में सहयोग करते हैं। जैसे जब किसी शरीर के अंग को चोट लगती है तो मन के संकेत पर आंख और हाथ उसकी सहायता के लिए पहुंच जाते हैं। समाज और व्यक्तियों का क्या संबंध है। समाज और व्यक्ति का आपस में घनिष्ठ संबंध है। समाज के विकास के लिए व्यक्तियों को आपस में मिलजुल कर सहयोग करना होता है। ठीक है ना। समाज को पूर्णता किससे मिलती है, व्यक्तियों के सहयोग से मिलती है। इन शब्दों के अर्थ लिखिए। अविलंब, अविलंब होता है बिना देर किए। अविलंब क्या होता है, बिना देर किए। अनिवार्य होता है जरूरी। उपयुक्त शीर्षक अगर इस पूरे इसको शीर्षक दो तो क्या बनेगा, व्यक्ति और समाज। ठीक है प्यारे बच्चों। इसी से रिलेटेड क्या है, मैं आपको एक स्टेंजा भेज रही हूँ। ठीक है ना। एक स्टेंजा मैं आपको इसी वीडियो में दिखा रही हूँ। आपने क्या करना है, इसी स्टेंजे से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है प्यारे बच्चों, कर लोगे ना। हाँ, तो ये है हमारा पैराग्राफ। राष्ट्रीयता वाला आपको करना है बेटा। ठीक है ना। राष्ट्रीयता वाला ध्यान से आप देख लीजिएगा और वीडियो में से इसको आप क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर पॉज कर सकते हैं आप इसको। ठीक है ना। जैसे ही आप ये वीडियो देखेंगे, 18 नंबर है ये, तो इसको आप कर सकते हैं। ठीक है बेटा। तो आप ये ध्यान से करेंगे बड़े। ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको कराने जा रही हूँ जो है
हमारा अपठित पद्यांश। क्या है हमारा आगे? अपठित पद्यांश। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा। अपठित काव्यांश भी आपको कहीं से आ सकता है। देखो, संकटों से वीर घबराते नहीं। वीर व्यक्ति की विशेषता बताई गई है। जो वीर पुरुष होते हैं वो कभी भी संकटों से नहीं घबराते। आपदाएं देख छिप जाते नहीं। मुसीबतों को देखकर वो कहीं छिप नहीं जाते। लग गए जिस काम में पूरा किया। एक बार जिस काम में लग जाते हैं उसे पूरे किए बिना नहीं छोड़ते। काम करके व्यर्थ पछताते नहीं। काम करके अगर वो काम कर भी देते हैं तो उन्हें किसी बात का कोई पछतावा नहीं होता। हो सरल अथवा कठिन हो रास्ता। अगर रास्ता सरल हो, आसान हो, चाहे मुश्किल हो, कर्मवीरों को ना इससे वास्ता। कर्मवीरों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बढ़ चले तो अंत तक ही बढ़ चले। अगर वो बढ़ेंगे तो अंत तक ही बढ़ेंगे, बीच में नहीं रुकेंगे। कठिनतर गिरिशृंग ऊपर चढ़ चले। कठिनतर होता है कठिन से कठिन, गिरिशृंग होता है पर्वत की श्रृंखला पर चढ़ते चले जाते हैं। कठिन पंथ को देख मुस्कुराते सदा। ऐसे जो वीर व्यक्ति होते हैं वो क्या होते हैं? मुश्किल रास्ते को देखकर हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। संकटों के बीच वे गाते सदा। कोई भी मुसीबत आ जाती है तो भी वो गीत गाते हुए नजर आते हैं। है असंभव कुछ नहीं उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अर्थात हर कार्यों को वो बड़ा आसानी से पार कर लेते हैं। सरल संभव कर दिखाते हैं वे सदा। सरल संभव, हर कार्य को आसान कर दिखाते हैं और संभव कर दिखाते हैं। यह असंभव कायरों का शब्द है। कवि कह रहा है यहाँ पर कि असंभव, ऐसा कहना कि ये कार्य संभव नहीं है, ये बात कौन कहता है? कायर व्यक्ति। और कायर व्यक्ति ही इस शब्द का ज्यादा यूज करते हैं। एक बार नेपोलियन ने कहा था, सच बताऊं जिंदगी ही व्यर्थ है। कवि कहा है यहाँ पर कि जिंदगी जो है वो बेकार है। किसके बिना? दर्प होता है घमंड के बिना, उत्साह के बिना और शक्ति के बिना। अब देखो इसमें क्या बताया गया है। कविता में वीरों की जिन विशेषताओं पर बल दिया गया है उनमें से दो प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? कि वो हमेशा निडर रहते हैं, मुश्किलों का सामना बड़ी आसानी से कर लेते हैं। उनके लिए कोई भी रास्ता कठिन नहीं है। अगर कठिन होता भी है तो वो उसको आसान बना देते हैं। कर्मवीरों को किस बात से कोई लेन देन नहीं होता? कर्मवीरों को मार के सरल और कठिन होने से कोई लेन देन नहीं होता, क्योंकि वे तो सदा अपना कर्म करते हैं। किन विशेषताओं के बिना जीवन व्यर्थ है? अगर किसी व्यक्ति में स्वाभिमान नहीं है, उत्साह नहीं है, शक्ति नहीं है, तो उसका जो जीवन है वो व्यर्थ है। उपयुक्त काव्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक कर्मवीर। और यहाँ पर गिरिशृंग का क्या होगा? पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, समझ आया? इसी तरह मैं आपको एक काव्यांश भी दे देती हूँ जिसकी आप प्रैक्टिस घर पर कर सकते हैं। ठीक है बेटा? हाँ, ये है आपका काव्यांश नंबर 2 काव्यांश है। ये है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। ये वाला आपको करना। ठीक है बेटा? तो ध्यान से इसको यहीं पर पॉज कर लीजिएगा और इसको अच्छी तरह से आपने सॉल्व करना है। ठीक है बेटा? बेटा इसके बाद हम जो है करने जा रहे हैं संवाद लेखन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है संवाद लेखन। देखिए, दोहराई कार्य चल रहा है आपका। तो संवाद क्या होता है? अब मैं आपसे, जैसे हम क्या करते हैं, लाइव क्लास लेते हैं। लाइव क्लास के दौरान हम क्या करते हैं? एक दूसरे से बातचीत करते हैं। बातचीत के दौरान क्या है? हम एक दूसरे से और ज्यादा घुलते हैं। ठीक है, आपको मेरे बारे में कुछ पता लगता है, मुझे आपके बारे में। ठीक है ना? फर्स्टली, संवाद का अर्थ होता है बातचीत। संवाद का क्या अर्थ होता है? बातचीत। देखो क्या होता है संवाद का अर्थ? दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाली आपसी बातचीत को संवाद कहते हैं। संवाद के माध्यम से केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं होता। केवल आप अपने शब्द एक दूसरे को नहीं सुनाते, बल्कि उनका प्रयोग करने वालों के चेहरे पर तरह तरह के हाव भाव भी प्रकट होते हैं। तरह तरह के हाव भाव जो संवाद में होने वाले आरोह अवरोह यानी कि उतार चढ़ाव, जो संवाद यानी कि बातचीत में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या करते हैं? नाटकीय ढंग से स्वाभाविकता प्रदान करते हैं। स्वाभाविकता प्रदान करते हैं। ठीक है ना? ऐसे लग रहा होता है जब हम बातचीत कर रहे होते हैं जैसे कोई नाटक चल रहा हो। एक तरह से रियलिटी लगती है ना वो। हाँ, कि जैसे कोई नाटकीय प्रसंग जो है हमारे सामने छिड़ा हुआ। तो संवाद का अर्थ होता है बातचीत दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में की जाती है। संवाद की विशेषताएं। संवाद कैसा होना चाहिए? संवाद स्वाभाविक होना चाहिए, रियलिटी होनी चाहिए उसमें। संवाद
भाषा, संवाद की जो भाषा है वो कैसी होनी चाहिए? सरल, सरस एवं प्रवाहमयी होनी चाहिए। आगे देखो, जहां संभव हो संवाद में विराम चिन्हों का प्रयोग होना चाहिए। संवाद जो है वो ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। संवाद में कही जाने वाली बात निश्चित रूप से स्पष्ट होनी चाहिए। मान लीजिए कोई बातचीत चल रही है, बातचीत में अटपटे शब्दों का प्रयोग हो रहा है। अब मैं जैसे आपको कुछ समझा रही हूँ, अगर मैं अटपटे शब्दों का प्रयोग करने लग जाऊं तो क्या वो आपको चीज समझ आएगी? नहीं ना। तो इसलिए संवाद में कही जाने वाली जो बात है वो निश्चित रूप से स्पष्ट होनी चाहिए। मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ और एक आप खुद करेंगे, ठीक है? मैं आपको एग्जाम्पल दे दी हूँ और दूसरा मैं आपको लिख के दे रही हूँ कि किस पे आपने संवाद लिखना है, वो आप अपने आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है बेटा? राधिका द्वारा गृह कार्य ना कर पाने का कारण स्पष्ट करते हुए अपने अध्यापक से की गई बातचीत लिखी। राधिका ने घर का काम जो उसके अध्यापक ने दिया था उसने पूरा नहीं किया, तो उसके अध्यापक को क्या एक्सक्यूज दिया, अध्यापक के साथ उसकी क्या बातचीत हुई, दोनों की बातचीत को हमने यहाँ पर लिखना है। अध्यापक ने कहा राधिका से, तुम अपनी कॉपी दिखाओ। राधिका, सर मैंने आज गृह कार्य नहीं किया, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आज उसे पूरा कर लूंगी। अध्यापक, पर क्यों नहीं किया? राधिका, कल दोपहर मेरे पापा बहुत बीमार थे, मैं अपनी मम्मी के साथ उन्हें नर्सिंग होम ले गई थी, समय ही नहीं मिला। अध्यापक, क्या हुआ था उन्हें? राधिका, उन्हें पेट दर्द और उल्टियां हो रही थी। इस पर से अध्यापक ने कहा, नर्सिंग होम से वापस कब लौटे थे? राधिका, रात के 10 बजे। अध्यापक, ठीक है बैठ जाओ, आज काम पूरा कर ले। ठीक है, संवाद ज्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए। जैसे आपने मेरा संवाद देखा कि मैंने कैसा लिखा है। अब आपको एक संवाद लिखना है, मैं आपको विषय दे रही हूँ। रेखा और कनुप्रिया के बीच आधी छुट्टी के समय किए जाने वाले आपसी संवाद को अपने शब्दों में स्वयं करें। ठीक है ना, आधी छुट्टी के बीच में दो सहेलियों के बीच में वार्तालाप चल रही है, बातचीत चल रही है, ऐसी क्या बातचीत हो रही है, ये आपको सोचना है कि आप क्या ऐड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, और ध्यान से आपने इन तीनों की रिवीजन करनी है। दोबारा से मैं बता रही हूँ, अपठित गद्यांश, अपठित काव्यांश और संवाद। टोटल 11 मार्क्स की आपकी यहाँ पर रिवीजन हो जाए। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ आया सभी को? धन्यवाद।